नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल VSY टारगेट हिंदी में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वाक्य पर। वाक्य में हम रचना के आधार पर वाक्य भेद के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले वाक्य क्या है, इसे हम कंफर्म करते हैं। तो शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। क्या? शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं, या आप परिभाषा दे सकते हैं कि सार्थक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। आइए, वाक्य के अंग कितने होते हैं? तो वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। आइए, उद्देश्य किसे कहते हैं ये हम जान लेते हैं। जिसके विषय में कहा जाए या जिसके द्वारा कुछ किया जाए, जो कहने वाला हो, जो करने वाला हो, उसे हम उद्देश्य कहते हैं, अर्थात कर्ता को उद्देश्य कहते हैं। विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए या उद्देश्य के द्वारा जो कुछ किया जाए, उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे एक एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। रसज्ञ पाठ याद कर रहा है, तो रसज्ञ यहाँ पर क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, क्योंकि कर्ता यही है, कार्य करने वाला यही है, उसके द्वारा पाठ याद किया जा रहा है, यहाँ पर यह विधेय हो गया। स्वाति खाना बना रही है, यहाँ पर स्वाति उद्देश्य हो गया और खाना बना रही है विधेय हो गया। आगे देखेंगे दोस्तों, वाक्यों का विभाजन। वाक्यों का विभाजन दो प्रकार से किया जाता है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। आइए हम आगे देखेंगे। अर्थ के आधार पर, जिन वाक्यों में अर्थपरक कोई सुनिश्चित अर्थ छिपा हो, उसे हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद के अंतर्गत रखते हैं। रचना के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर जिन वाक्यों का निर्माण विभिन्न प्रकार के अव्यय या समुच्चय बोधक अव्यय या अन्य संयोजक पदों के मेल से किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रचना के आधार पर वाक्य कहते हैं। या इस ऐसे वाक्यों को रचना के आधार पर जो वाक्य भेद होते हैं, उनके अंतर्गत रखते हैं। आइए हम देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद तीन होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं और सामान्य वाक्य भी कहते हैं। संयुक्त वाक्य को संयुक्त वाक्य ही कहते हैं। मिश्र वाक्य को मिश्रित वाक्य कहते हैं, या जटिल वाक्य कहते हैं, या कठिन वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य। सरल वाक्य को साधारण वाक्य या सामान्य वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। या जिस वाक्य में एक ही कर्ता हो और एक ही क्रिया हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात की, यहाँ पर एक ही क्रिया है और एक ही कर्ता है। युगादया एक कविता याद कर रही है। गांधी जी के अनुसार गाय करुणा की कविता है। रसज्ञ और स्वाति बाजार गए, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है। अब वाक्यों में कर्ता विस्तार हो सकता है, कर्म विस्तार हो सकता है, क्रिया विस्तार हो सकती है। इसके आधार पर हम वाक्यों का चयन करेंगे। अगर कर्ता एक से अधिक भी है, तब भी वह सरल वाक्य होगा जब क्रिया एक होगी। आइए हम बात करें संयुक्त वाक्य पर। संयुक्त वाक्य या संयुक्त वाक्य, जब दो स्वतंत्र स्वतंत्र वाक्य विभिन्न प्रकार के समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों, तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक सरल वाक्य जब समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े हों, तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे जो योजक शब्द हैं, और हैं, और, इसलिए, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, पर, न, बल्कि, फिर भी, ये इत्यादि योजक शब्द हैं, समुच्चय बोधक शब्द हैं। इन्हीं समुच्चय बोधकों से संयुक्त वाक्य जुड़ा होता है। जैसे एग्जाम्पल हम देखेंगे, उसने समाचार पत्र पढ़ा और विद्यालय गया। रमा मन से पढ़ाई करती है, इसलिए अच्छे मार्क आते हैं। आप स्टेशन से स्वयं आ जाएंगे या मैं लेने आऊं? यहाँ पर योजक शब्द और लगा है, इसलिए लगा है, इसमें या लगा है। मजदूर काम करते हैं लेकिन उन्हें मेहनताना नहीं मिलता है, लेकिन, किंतु, परंतु इसमें लगा होता है। और दोनों वाक्य स्वतंत्र होंगे, किसी वाक्य पर कोई निर्भर नहीं होगा। आइए हम देखेंगे। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार उन्हें समझ में नहीं आता है कि कहाँ पर और का प्रयोग करें, कहाँ पर एवं का प्रयोग करें, कहाँ पर वह का प्रयोग करें और कहाँ पर तथा का प्रयोग करें, कहाँ पर किंतु का प्रयोग करें, कहाँ किंतु, परंतु, लेकिन, फिर भी, अथवा, इन सब का प्रयोग कहाँ करें। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इसको लेकर हम
आज कन्फ्यूजन आपका दूर करता हूँ। खाना उसने खाना खाया और विद्यालय गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों वाक्यों में समानता है। कहने का मतलब एक वाक्य खत्म होने के बाद दूसरा वाक्य शुरू हो रहा है। यहाँ पर उसने खाना खाया और विद्यालय गया, उसी के द्वारा दूसरा कार्य भी किया जा रहा है। उसने खाना खाया, एक वाक्य कंप्लीट हो गया है। और विद्यालय गया, दूसरा काम क्या किया? विद्यालय गया। इसलिए यहाँ पर और एवं व तथा का प्रयोग हो सकता है। यहाँ पे तथा का भी प्रयोग हो सकता है। आइए हम बात करेंगे विभाजक। विभाजक का मतलब होता है अलग अलग करने वाला या बांटने वाला। संयुक्त वाक्य या अथवा न न का प्रयोग हम करते हैं। जैसे किसी वाक्य में विकल्पक दिया हो, विकल्प के आधार पर काम चुनना हो, वहाँ पर भी या का प्रयोग करते हैं। आप बाजार मेरे साथ चलोगे या अकेले जाओगे? आप में बाजार मेरे साथ चलोगे अथवा अकेले जाओगे? तो यहाँ पर ऐसे योजक शब्दों का प्रयोग करते हैं। आइए हम बात करेंगे विरोधवाची संयुक्त वाक्य के अंतर्गत योजक शब्द किंतु, परंतु, लेकिन, फिर भी, बल्कि इत्यादि योजक शब्द आते हैं। उनका चिंतन तो बहुत अच्छा है, परंतु वह उसे शब्द नहीं दे सब पाता। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किसी कथन के बाद उसमें कुछ कमियां दिखाने के लिए किंतु, परंतु, लेकिन, फिर भी, बल्कि का प्रयोग किया जाता है। आइए हम देखेंगे मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो वह एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होगा और एक या एक से अधिक उपवाक्य जो आश्रित उपवाक्य होंगे उसी पर निर्भर होंगे। और ये आश्रित उपवाक्य की, क्योंकि, जिसे, जिसने, जहाँ, जैसे, वैसे, जब, तब, ताकि, तो आदि योजक शब्दों से जुड़े होंगे। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, पिता ने कहा कि मन लगाकर पढ़ाई करो। यहाँ की लगा हुआ है। जो लोग प्रातः भ्रमण करते हैं वे स्वस्थ रहते हैं, यहाँ पर जो लगा हुआ है। और वे स्वस्थ रहते हैं। अब स्वस्थ रहना किस पर निर्भर है? प्रातः काल भ्रमण करने पर निर्भर है। तो आश्रित पद मुख्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित है। जितनी भूख हो उतना ही भोजन करना चाहिए। आइए उदाहरण आगे देखते हैं। उपवाक्य। उपवाक्य दो तरह के होते हैं, एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक आश्रित उपवाक्य होता है। जो किसी अन्य वाक्य पर निर्भर नहीं होता है उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। आश्रित नाम से ही पता चल रहा है, जो प्रधान उपवाक्य पर निर्भर हो उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। पिता ने कहा कि मन लगाकर पढ़ाई करो। तो पिता ने कहा यह प्रधान उपवाक्य है, मन लगाकर पढ़ाई करो आश्रित उपवाक्य है। जितना भूख हो उतना ही भोजन करो। या आगे देखेंगे आश्रित उपवाक्य के भेद। आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। आइए हम देखेंगे संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य, जो उपवाक्य संज्ञा पदबंध का स्थानापन्न हो या जो उपवाक्य या जिस वाक्य में थोड़ी सी एक मिनट जिस वाक्य में जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के बदले में प्रयुक्त होता है, या कह सकते हैं कि जो उपवाक्य संज्ञा पदबंध का स्थान ले उसे हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। अब इसको पहचानने के लिए की का प्रयोग होता है, या यहाँ पर आप देख सकते हो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो इसके माध्यम से हम संज्ञा उपवाक्य पहचानते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि गाय करुणा की कविता है, यहाँ पर की लगा हुआ है इसलिए हम कहेंगे कि यह संज्ञा उपवाक्य है। यहाँ महात्मा गांधी ने कहा था कि गाय। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि सब अपने अपने घरों में रहें। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी, यहाँ पर सब लगा है, यह भी संज्ञा का ही काम कर रहा है। जैसे वहाँ गाय संज्ञा का काम कर रहा है, यहाँ पर सब संज्ञा का काम कर रहा है। यानी छोटी की के बाद जब भी यानी छोटी की जिस वाक्य में लगी रहेगी वहाँ पर संज्ञा उपवाक्य होगा। शिक्षक ने बताया कल विद्यालय में छुट्टी रहेगी। तो यहाँ पर देखिए की गायब है, तो हम देखेंगे अल्प विराम भी लगा रहेगा। अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शिक्षक ने बताया कि कल विद्यालय में छुट्टी रहेगी, ऐसे भी लिख सकते हैं।
इसलिए यहाँ पर संज्ञा उपवाक्य है। आइए बात करेंगे विशेषण उपवाक्य का। जो उपवाक्य विशेषण पदबंध का स्थानापन्न हो या वाक्य में एक प्रकार से विशेषण का कार्य करे, उसे हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। यानी जो उपवाक्य विशेषण पदबंध के स्थान पर काम करता हो, जैसे जो, जिसे, जिसने, तो वहाँ पर विशेषण उपवाक्य होगा। जैसे पहचान आप कर सकते हैं, जो लगा होगा, जिस लगा होगा, जिसे, जिसने लगा होगा, जिसकी लगा होगा। आगे उदाहरण, जो विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं वे सफल होते हैं। तो जो लगा है इसलिए विशेषण उपवाक्य है, क्योंकि जो विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं वही सफल होते हैं, इसकी विशेषता भी दिखाई दे रही है। जो लोग ज्ञानी होते हैं, यहाँ पर जो, वे समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं। जिसने गृह कार्य नहीं किया वह खड़ा रहो, यहाँ जिसने लगा है इसलिए विशेषण उपवाक्य है। आइए क्रिया विशेषण उपवाक्य देखेंगे। जो उपवाक्य क्रिया विशेषण पदबंध का स्थानापन्न हो या वाक्य की प्रधान क्रिया के क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करे, वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। इसके साथ योजक जो शब्द होंगे, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जैसे, वैसे, ज्यों ही त्यों ही इत्यादि। जब धर्म की हानि होती है तब भगवान अवतार लेते हैं। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। देख रहे हैं, जब, जहाँ, जब, जहाँ। जैसे ही अध्यापक आए सभी बच्चे चुप हो गए। जैसे ही अध्यापक आए वैसे ही बच्चे चुप हो गए। जितना लिखना हो उतना ही लेखन सुंदर होगा। जितना लेखन का अभ्यास करोगे उतना ही लेखन सुंदर होगा। यहाँ पर सभी क्रिया विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत आएंगे। कालवाचक, अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर जब का प्रयोग करें, कहाँ पर जहाँ का प्रयोग करें, कहाँ पर जब, कहाँ पर जो का प्रयोग करें। तो ये हम देखेंगे। आइए, जब शरीर, यहाँ पे कालवाचक, जब समय का बोध हो तो वहाँ पर जब और तब का प्रयोग करेंगे। जैसे जब शरीर में कोई रोग हो तब किसी काम में मन नहीं लगता, यहाँ पे जब आप देख रहे हैं काल का बोध करा रहा है। स्थानवाचक, जहाँ मन में पवित्रता होती है वहाँ कार्य सिद्ध होता है, यह स्थान का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर जहाँ वहाँ लगा है और कालवाचक के लिए जब और तब लगेगा। आगे देखेंगे रीतिवाचक, यानी ढंग बताएगा, जैसे वैसे का प्रयोग करेंगे। जैसे ही घर से बाहर निकला वैसे ही बारिश होने लगी, यानी ढंग बता रहा है, रीति बता रहा है। परिमाण वाचक, जितना उतना, जितना परिश्रम करोगे उतने ही आगे बढ़ोगे। तो ये यहाँ पर परिमाण के बारे में बोध करा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।